जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे साल भर में जितने भी बिल्स या एक्ट आए हैं उन पर एक बार नज़र डाल देंगे। तो पहली न्यूज़ है हमारी क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट से। हमें पता है 3 क्रिमिनल लॉ आए हैं, पास किए गए हैं हमारी पार्लियामेंट में। तो पहला लॉ है भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी को इसने रिप्लेस किया है। और इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आईपीसी पहले क्या हुआ करता था और धीरे धीरे कैसे कैसे बदलाव आए हैं। तो पहले अलग अलग लॉ से पीनल कोड जो चलते थे, जैसे पार्लियामेंट्री करेक्टर एंड एक्ट, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेशन, हिंदू लॉज के अपने लॉज थे, मुस्लिम लॉज थे और कस्टमरी लॉज थे। इनके तहत अलग अलग तरीके से पीनल कोड चलते थे। फिर 1837 में पीनल कोड का जो है ड्राफ्ट बनाया गया थॉमस बेबिंगटन के द्वारा। और 1857 की क्रांति के बाद आईपीसी जो है फोर्स में आया और 1860 में इसे लागू कर दिया गया। फिर इसके बाद अलग अलग रिकमेंडेशन आई, अमेंडमेंट्स हुए, जिसके तहत ये आईपीसी जो है बनता चला गया। अभी जो है कुछ नए प्रोविजंस इस एक्ट को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता में कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। जैसे कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है। कम्युनिटी सर्विस मतलब मान लीजिए कोई छोटे मोटे जो ऑफेंस होते हैं, चोरी डकैती वगैरह या और भी जो छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं, उसमें कम्युनिटी सर्विस का एक ऑप्शन रखा गया है एज ए पनिशमेंट। जैसे हो सकता है वो किसी रिलीजियस प्लेस में झाड़ू पोछा लगा सकता है, या किसी को फ्री में खाना खिला सकता है, भंडारा करा सकता है। ये सारी चीज़ें कम्युनिटी सर्विस में आ जाती हैं, तो इसको इंक्लूड किया गया है। फिर थ्रेशोल्ड फॉर गैंग रेप विक्टिम टू बी क्लासिफाइड एज मेजर, और गैंग रेप का जो ऑफेंस है वो 16 से 18 एज के ग्रुप में जो होता है उसे मेजर ऑफेंस माना गया है। ऑल्सो क्रिमिनल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन बाई डिसाइडफुल मीन्स और मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। अगर किसी ने कोई गलत प्रोमिसेस करके, फॉल्स प्रोमिसेस करके कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश की तो उसे भी क्रिमिनल क्राइम में माना गया है। फिर इसमें सेडिशन जैसे वर्ड्स को रिमूव कर दिया गया है। सेडिशन पहले सेक्शन 124A में आता था आईपीसी के, जिसका मतलब होता है अगर किसी को भड़काने वाले काम कर रहा है या फिर प्रोवोक करने का काम कर रहा है तो वो सेडिशन में आ जाता था। और इंस्टेड पेनलाइज द फॉलोइंग कि एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट द सेसेशन, आर्म रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज़। वही जो लड़ाई झगड़े वाले काम अगर कोई करता है, किसी को भड़काने का काम करता है, तो उसमें उसे पेनलाइज किया जाता था। एनकरेजिंग स्वीलिंग सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, मान लीजिए इंडिया को बांटने का कोई काम, मतलब ऐसे कुछ भाषण दिया है किसी ने, या किसी के अंदर ऐसी जागरूकता फैला रहा है कोई कि इंडिया को अलग करेंगे, बांटने की बात करता है, या फिर इंडिया की सॉवरेनिटी और यूनिटी के मतलब एक तरीके से उसको ख़त्म करने की बात करता है, तो वो सेडिशन में आता था। इट डिफाइन ऑर्गेनाइज क्राइम। अब ये जो लॉ आया गया है भारतीय न्याय संहिता, इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम को भी डिफाइन कर दिया गया है कि एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग एंड साइबर क्राइम, ये सारे क्राइम जो हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में आने लगे हैं। मर्डर और ग्रीवियस हर्ट बाई ग्रुप on ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief. Each member of such group shall be punished with death or life imprisonment or fine. Imprisonment for term of up to 7 years and fine in case of grievous hurt. तो अगर कोई किसी का मर्डर वगैरह करता है और किसके ग्राउंड पे, कि अगर वो किसी अलग जाति पे है, अलग कास्ट का है, या किसी अलग कम्युनिटी का है, जेंडर बेस है, और किसी के कहीं के पैदा होने पे या कोई और सी लैंग्वेज बोलता है, इन सारे जितने भी ये ग्राउंड साइन के बेसिस पर अगर कोई मर्डर कर देता है या किसी को हर्ट पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा मारपीट कर देता है इन रीजंस पे, तो उसे जो है डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, या सज़ा दे सकते हैं 7 साल तक की विद फाइन। नेक्स्ट लॉ है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मतलब पहले जो चलता था वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था, इसे रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। तो इसमें जो है प्रोसीजर होता था कि किस तरीके से अरेस्ट करना है और किस तरीके से कन्विक्ट को प्रोसिक्यूट करना है, फिर बेल वगैरह किस किस सिचुएशन में मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीआरपीसी में लिखा हुआ था। इट वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन 1861 अंडर ब्रिटिश रूल एंड लेटेस्ट सब्सटीट्यूटेड बाय फ्रेश कोड सक्सेसिवली इनेक्टेड इन 1872 और 1882। फिर टाइम के साथ साथ इसे अमेंड करते गए और एक तरीके से सीआरपीसी 1973 में ये लॉ आया। इसमें क्या क्या प्रोविजन ऐड कर दिए गए हैं। डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल बताया गया है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को, जो अंडर ट्रायल कन्विक्टेड होंगे, जिनका ट्रायल चल रहा होगा कोर्ट में, अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होंगे तो उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर उन्होंने 1/3 अपनी सज़ा को कंप्लीट कर लिया है। जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी डकैती वगैरह की है और उसे 5 साल की सज़ा होनी है, और लेकिन अंडर ट्रायल के चलते चलते उसने अपने 2.5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसे छोड़ दिया जाएगा, बेल दे दी जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा, बेल दे दी जाएगी, केस उस पर चलता रहेगा। और जिन कन्विक्ट होगा तो उसे सज़ा दे दी जाएगी। If an accused has spent half of maximum period of imprisonment specified of an offence, he shall be released by court on bail. और अगर किसी ने अपना हाफ पीरियड कंप्लीट कर लिया तो उसे भी बेल दे दी जाएगी। सॉरी, 1/3 है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, और हाफ पीरियड है जो वैसे ही जिसने अंडर ट्रायल प्रिजर है, मतलब जो जेल में है कन्विक्ट, उसके लिए। This does not apply to offence punishable by death, life imprisonment and person against whom proceedings are pending in more than one offence। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जिसे डेथ की पेनल्टी मिली है, लाइफ सेंटेंस मिलेगा, या फिर जिसके ऊपर एक से ज़्यादा ऑफेंस चल रहे हैं। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कहा गया है इस संहिता में। एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट
मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस इंक्लूडेड रेप केस। तो रेप केसेस जैसे ऑफेंस में मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मैंडेटरी फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद एटलीस्ट 7 ईयर। जिस ऑफेंसेस में 7 साल की सज़ा का प्रावधान है उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना मैंडेटरी है। इट एम्पायर मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पेसिमेन। तो मजिस्ट्रेट जो है किसी भी ऑर्डर में सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, फिंगरप्रिंट्स और वॉइस सैंपल ले सकता है। टाइमलाइन फॉर प्रोसीजर फॉर इंस्टेंस सबमिशन ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गिविंग जजमेंट, इन्फॉर्मिंग विक्टिम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। इसमें जो है टाइमलाइन दी गई है कि कितने समय में क्या क्या हो जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम में हो जाना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट कितने टाइम में आ जानी चाहिए, जजमेंट कितने दिन में आ जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि है एविडेंस एक्ट 1872, अब इसे रिप्लेस कर दिया गया। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। एविडेंस एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 1872 टू कंसोलिडेट लॉज रिलेटिंग टू एविडेंस ऑन विच कोर्ट कुड कंक्लूड एंड प्रोनाउंस जजमेंट। तो इस एक्ट के तहत एविडेंस देखे जाते थे जिसके बेसिस पे कोर्ट जो है अपना वर्डिक्ट देते थे। इसमें कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं, जैसे एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे वीडियो बना दी, फोटोग्राफ्स हो गए, इन सबको एज एविडेंस माना जाएगा। और इट इंक्लूड मेड बिफोर स्टेटमेंट्स मेड बिफोर कोर्ट्स बाय विटनेस इन रिलेशन टू द फैक्ट अंडर इंक्वायरी। मान लीजिए किसी ने बयान दिया है या कोई वीडियो बना के कोई अपना स्टेटमेंट देना चाहता है तो वो कोर्ट में जमा हो सकता है, उसके जो उसने बयान वगैरह दिया है। कोर्ट उसे फिर देख सकता है, उसके बेसिस पर जजमेंट दे सकता है। फिर ट्रायल ऑफ मल्टीपल पर्सन वेयर एन एक्यूज हैज़ एब्सकॉन्डेड और हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू एन अरेस्ट वारंट विल बी ट्रीटेड एज जॉइंट ट्रायल। मतलब जब एक ऑफेंस में कई सारे लोग इन्वॉल्व हों, मतलब एक जैसे ऑफेंस हो, मतलब 3-4 लोगों ने मर्डर किया है, तो उन सबका जो केस है वो एक बारी में सुन लिया जाएगा और उसमें वर्डिक्ट दे दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसके बारे में देख लेते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। अटेम्प्ट टू रेगुलेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिजिटल पर्सनल लॉ व्हाइल इंश्योरिंग इंडिविजुअल राइट टू प्रोटेक्ट देयर डेटा। तो इसमें डिजिटल पर्सनल डेटा को रेगुलेट किया गया है, साथ के साथ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ देयर डेटा के बारे में भी बात की गई है। इट प्रोटेक्ट डिजिटल पर्सनल डेटा बाय प्रोवाइडिंग ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरीज पर्सन कंपनीज गवर्नमेंट एंटिटीज हु प्रोसेस द डेटा। तो डेटा फिड्यूशरीज कौन होंगे? वो लोग, वो इंसान होगा या कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हो सकती है जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फॉर डेटा प्रोसेसिंग दैट इज़ कलेक्शन, स्टोरेज और एनी अदर ऑपरेशन ऑन पर्सनल डेटा। तो वो लोग जो डेटा को प्रोसेस करते हैं और कलेक्शन करते हैं, स्टोरेज करते हैं, इन सारी जो करते हैं उन्हें डेटा फिड्यूशरीज बोलते हैं। द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल इज दैट द पर्सन टू होम द डेटा इज रिलेटेड। डेटा प्रिंसिपल वो होता है जिससे डेटा रिलेट होता है। मान लीजिए मैं मोबाइल चलाता हूँ, मेरे मोबाइल में काफ़ी सारा मेरा पर्सनल डेटा है, तो मैं डेटा प्रिंसिपल हो जाऊँगा। फाइनेंशियल पेनल्टीज फॉर ब्रीचिंग द राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। तो फाइन्स लगेंगे, बहुत बड़े बड़े फाइन्स लग सकते हैं अगर किसी ने इन राइट्स का वायलेशन किया तो। अब इनका कहाँ कहाँ एप्लीकेबिलिटी है? प्रोसेस ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर देख लेते हैं। तो इंडिया के अंदर जो भी स्टोरेज वाला काम है या डेटा कलेक्शन वाला काम है वो नॉन डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। और यही काम आउट ऑफ इंडिया में इफ़ इट इज़ फॉर ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। और ये डेटा जो है स्टोर होगा आउट ऑफ इंडिया में अगर वो इंडिया को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। तो कोई कंपनी है मान लीजिए जो इंडिया में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है तो उसका भी डेटा स्टोर किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है और जो भी ऑपरेशन उस डेटा पे हो सकता है वो सब हो सकता है। ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता? पर्सनल डाटा प्रोसेस फॉर एनी पर्सनल पर्पस, पर पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई कहेगा कि कोई पर्टिकुलर कोई ऑफिसर है, वो कहेगा कि मुझे इस पर चेक रखना है तो मुझे इसका डेटा प्रोवाइड कर दो, तो वो उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं दिया जा सकता। पर्सनल डेटा डेट इज़ मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाई डेटा प्रिंसिपल टू होम सच पर्सनल डेटा रिलेट्स। तो ऐसे लोगों का डेटा पब्लिक किया जा सकता है जो कि लीगल ऑब्लिगेशन में है। और डेटा प्रिंसिपल होम सच पर्सनल डेटा इज लेड, जो अगर मान लीजिए जिसके लिए या फिर जिसका वो डेटा है वो इसे पब्लिक कर सकता है। कंसेंट लेना पड़ेगा। पर्सनल डेटा में भी प्रोसेस ओनली फॉर लॉफुल पर्पज। लॉफुल पर्पज़ के लिए ही पर्सनल डेटा जो है प्रोसेस हो सकता है आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ डेटा प्रिंसिपल। जब तक सामने वाले का परमिशन नहीं होगी तब तक पर्सनल डेटा को प्रोसेस नहीं किया जा सकता, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा और वो किसी भी टाइम अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। कंसेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूजेज। मान लीजिए कोई रिबेलियन है, मिलिटेंट है, टेररिस्ट है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका कंसेंट लिया जाए। इन कामों के लिए कोई कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट और ये जितनी भी एजेंसी हैं, IB, CBI वगैरह, वो ले सकती हैं। फॉर ए चाइल्ड और ए पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय पेरेंट्स और लीगल गार्जियन। अगर कोई बच्चा है तो उसका जो कंसेंट है उसके माँ बाप से या उनके गार्जियन से लिया जाएगा। फिर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है जो मॉनिटर करेगा और जो डायरेक्शन वगैरह देगा, कंप्लेंट सुनेगा। मान लीजिए कहीं पर कुछ धोखाधड़ी हो रही है उसके डेटा के साथ, तो मॉनिटरिंग, डायरेक्टिंग और सामने वाले की कंप्लेंट सुनेगा। ये सारी चीज़ों के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है।
फिर है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल, जो डेटा स्टोर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उनके क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, सीक करेक्शन एंड इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा, तो मतलब करेक्शन और इरेजर के लिए, और कोई कंप्लेंट है उसको सुनने के लिए। राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन टू एक्सरसाइज राइट्स इन केस ऑफ डेथ एंड इनकेपेसिटी, तो कोई इंसान है जिसकी डेथ हो गई या फिर वो मेंटली इल है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो एजेंसी हैं वो डेटा का यूज़ कर सकती हैं और कंप्लेंट सुनने के लिए यूज़ कर सकती हैं। डेटा प्रिंसिपल मस्ट नॉट रजिस्टर अ फॉल्स और फ्रीवुलस कंप्लेंट एंड फर्निश एनी फॉल्स पर्टिकुलर्स, तो मतलब किसी गलत काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते डेटा। वायलेशन ऑफ ड्यूटीज़ विल बी पनिशेबल विद पेनल्टी फॉर ऑफ अप टू 10,000, अगर कोई इसका वायलेशन करता है राइट्स का और ड्यूटीज़ का, तो 10,000 तक का जुर्माना उस पर लग सकता है। ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूशरी देख लेते हैं। तो ऑब्लिगेशंस इनके हैं कि एक्यूरेसी होना चाहिए, एक्यूरेसी इंश्योर करनी चाहिए, सिक्योरिटी और सेफ गार्ड, और इन्फॉर्म DPBI एंड अफेक्टेड पर्सन इन इवेंट ऑफ ब्रीच, अगर उसका डेटा का ब्रीच हो जाता है, कोई चोरी कर लेता है, लीक हो जाता है, तो जिसका डेटा हुआ है उसे बताना बहुत ज़रूरी है। और DPBI एक ये है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे बताना जरूरी है। इरेज पर्सनल डेटा एज सून एज पर्पस हैज बीन मेट, जब काम खत्म हो जाए डेटा का तो उसे इरेज कर देना चाहिए तुरंत, तो ऐसा बोला गया है इनके ऑब्लिगेशंस में। फिर सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी डेटा फिड्यूशरी एज SDF बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ पर्सनल डेटा प्रोसेस, तो किस लिए ज़रूरी है हमें डेटा फिड्यूशरी कि भाई हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखनी है, ये राइट्स को बचाना है किसी के, और इंडिया की सोवरेनिटी को बचाना है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, रिस्क टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, पब्लिक ऑर्डर, इन सब कामों के लिए हमें डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे बचा के रख सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। एग्जम्पशंस हैं कि फॉर नोटिफाइंग एजेंसी इन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, तो इन कामों के लिए डेटा का यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च, आर्काइविंग, स्टैटिस्टिकल पर्पसेस फॉर स्टार्टअप्स और अदर नोटिफाइंग कैटेगरीज, to enforce legal rights and claim prevention and investigation of offence, to perform judicial and regulatory functions, to process India personal data of non-resident foreign contact, तो ये सारे कुछ केसेस हैं जिन पे हम यूज़ कर सकते हैं, डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सिर्फ एजेंसी ही कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रूल 2024, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन हैव नोटिफाइड the role under the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024, which came into force from June 2024। तो ये चीटिंग वगैरह से रिलेटेड, जो पेपर लीक वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड ये लॉ लाया गया है। तो वेन्यू इंचार्ज जो होगा वो कुछ एक्शन ले सकता है, जैसे FIR करना, और इफ़ प्रीमियर फेशियल केस ऑफ अनफेयर मीन्स ऑफ ऑफेंस इन कंडक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन इज रिपोर्टेड, तो FIR वगैरह वो फाइल करवा सकता है वेन्यू इंचार्ज जो होगा। फिर है कि कमेटी का गठन होगा ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, अगर मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो कमेटी का गठन कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर इज एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, बिजनेस एंटिटी एक्सेट्रा विच एंगेज बाय पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर कंडक्ट द एग्जामिनेशन। तो सर्विस प्रोवाइडर जो है कोई भी एजेंसी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बॉडी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है जो पब्लिक एग्जाम को कंडक्ट कराती है। पीरियडिक रिपोर्टिंग ऑफ ऑल इंसिडेंट ऑफ अनफेयर मीन्स और ऑफेंस इज कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन टू पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी बाय रीजनल ऑफिसर अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ एक्शन टेकन। तो अगर कोई अनफेयर मीन्स होता है, मतलब चीटिंग वगैरह होती है, लीक होता है या कुछ भी होता है, लीक हो जाता है पेपर कई बार, तो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी को नोटिस करना पड़ेगा, रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, और बाई रीजनल ऑफिसर अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ एक्शन टेकन, कि उसके लिए क्या एक्शन लिया है, क्या नहीं लिया है, उन सब की डिटेल जो है रीजनल ऑफिसर को भेजनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन अथॉरिटी को। फिर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन 2024, इसने जो है अनफेयर मीन को डिफाइन किया है, जैसे क्वेश्चन पेपर का लीक होना या आंसर की का लीक हो जाना, या फिर एग्जामिनेशन के टाइम पे किसी कैंडिडेट को असिस्टेंस पहुंचाना, मतलब उसे बताना आंसर वगैरह, कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर टेम्परिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क एंड रिसोर्सेज, जो ऑनलाइन पेपर होते हैं, मान लीजिए उसमें कुछ हैकिंग वैकिंग करके या कुछ भी करके वहाँ से नेटवर्क और रिसोर्सेज में कुछ गड़बड़ी करना, या फिर फेक एग्जामिनेशन ले रहा है कोई कहीं किसी सेंटर में, तो उसे अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में माना जाएगा। फिर पनिशमेंट क्या क्या है फॉर पर्सन रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मीन्स, जो कर रहा है अनफेयर मीन्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 3 years बट विच मे बी एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन अप टू 10 लाख। तो फाइन लग सकता है उस पर 10 लाख तक का, और 3 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक। फॉर सर्विस प्रोवाइडर और एनी पर्सन ग्रुप कमेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर ही कोई वो कर रहा है क्राइम, तो उसके ऊपर क्या है 1 करोड़ तक का फाइन है उसके ऊपर, और प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम इट, और जो एग्जामिनेशन कराने का पूरा जो कॉस्ट लगी है वो भी उसी से ही रिकवर कराया जाएगा।
ऑल ऑफेंसेस शैल बी कॉग्निजेबल, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, और पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर उसे बेल लेनी है तो सीधा कोर्ट से लेनी पड़ेगी। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये, compromise between victim and accused is not allowed. Public examination means any examination conducted by public examination authority as specified in the schedule or conducted by such other authority as may be notified by central government. जैसे पब्लिक एग्जामिनेशन बोलते हैं, जैसे हम यूपीएससी, यूपीपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी के एग्जाम हो गए, ये सारे जो होते हैं पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। It aims to amend law related to development, expansion, operation of telecommunication service and telecommunication network and is guided by principle of inclusion, security, growth and responsiveness. तो ये लॉ जो है ये एक्सपेंशन, डेवलपमेंट, ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ों को अमेंड करेगा और गाइड करेगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, सिक्योरिटी, ग्रोथ और रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड चीज़ों को। इट रिपील्स इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को ये रिपील कर देगा और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को, और इनका ह्यूज टेक्निकल एडवांसमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो है नई नई जो टेक्नोलॉजी आई हैं इंडिया में इतने टाइम में, तो उन सबको ये इंक्लूड करेगा। डिटेल देख लेते हैं कुछ इस एक्ट की। जैसे स्पेक्ट्रम एलोकेशन की ये बात करता है, जैसे हमें पता है रेडियो वगैरह जो है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, या इंटरनेट वगैरह ये अलग अलग बैंडविड्थ पे चलते हैं, तो इनका जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है उसकी बात की गई है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहाँ पर किसको कितना स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। Specified purpose include national security, defense, disaster management, weather forecasting, and transport satellite service. For the first time, administrative allocation will be done of spectrum of satellite broadband service in the line of global norms. तो कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेज इंक्लूड किए गए हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, ये सब इंक्लूड किए गए हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन विल बी डन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन लाइन ऑफ ग्लोबल राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क। इट शैल बी ग्रांटेड ऑन द नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन एक्सक्लूसिव बायसनेस। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ऐसा आता है कि अडानी अंबानी को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है। उस बेसिस बायसनेस पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि स्पेक्ट्रम जो है बायसनेस बेसिस पे ग्रांट कराई जा रही है। Entities building infrastructure can be seek right of way facilitating use of property over public और private property। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए एंटिटीज़ जो है वो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों का यूज़ कर सकती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ यूजर, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर मेजर्स टू प्रोटेक्ट यूजर। एग्जाम्पल, प्रायर कंसेंट टू रिसीव स्पेसिफाइड मैसेजेस, क्रिएशन ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स एंड अलाउइंग यूजर टू रिपोर्ट मालवेयर और स्पेसिफाइड मैसेजेस। तो ये जो है कुछ प्रोटेक्शन बताई गई हैं कि किस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी इन द फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रम। जैसे कोई मालवेयर वगैरह अगर रिपोर्ट हुआ है तो उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। फिर कुछ पावर और ऐड की गई हैं, जैसे इंटरसेप्शन और सर्च करने की पावर दी गई है। मान लीजिए किसी को मॉनिटर करना है, ब्लॉक करना है, किसी का सिक्योरिटी पर्पज से रिलेटेड पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो ये सारी पावर दी गई हैं एजेंसीज को। अथॉराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नीडेड टू प्रोवाइड, ऑपरेट, मेंटेन और एक्सपेंड न्यू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज टू पजेसेस रेडियो इक्विपमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। अगर इन लोगों को मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ानी है या कोई ऑपरेशन करना है और सर्विस के लिए कुछ भी ऑपरेशन वगैरह चलाना है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। फिर OTTs को रेगुलेट करने की भी बात की गई है इस एक्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, इंटरनेट शटडाउन। तो एक सेंटर है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, तो इन्होंने बोला है कि इंडिया रिकॉर्डेड 60 इंटरनेट शटडाउन इन 2024। 2024 में 60 इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, जो कि 8 सालों में अब तक सबसे कम बार ये हुआ है 2024 में। तो इंटरनेट शटडाउन जो है काफ़ी चीज़ों में किया जाता है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात हो या फिर सोशल अनरेस्ट है। मान लीजिए सोशल मीडिया पे कोई वीडियो स्प्रेड हो गया है जिससे जनता भड़क सकती है, किसी के मर्डर की, किसी के मान लीजिए कई बार रेप वेप हो जाता है, तो लोग बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकलते हैं, मार्च वगैरह करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनरेस्ट हो सकता है कंट्री में और एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। कोई चीटिंग है एग्जामिनेशन हॉल, मतलब एग्जाम हो रहा है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वगैरह का, उस टाइम पर इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। या फिर पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। और ये किस रूल के अंदर करते हैं, वो है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 के अंदर इस रूल के अंदर टेम्परेरी शटडाउन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी शटडाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज को शटडाउन कर सकते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। कोई पब्लिक इमरजेंसी है और ये हद से हद 15 दिन के लिए एक बारी में शटडाउन कर सकते हैं। 1885 एक्ट एम्पायर सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट वेरियस टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट सर्विस एंड ग्रांट लाइसेंस फॉर देम। ऑर्डर ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस आर टू बी इशूड बाई यूनियन एंड स्टेट होम सेक्रेटरी ओनली। तो यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी ही
इंटरनेट शटडाउन का ऑर्डर दे सकता है। और 3 मेंबर रिव्यू कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, और एक कमेटी होगी रिव्यू कमेटी जिसमें 3 मेंबर होंगे और उसको हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी एट सेंट्रल लेवल, और चीफ सेक्रेटरी हेड करेंगे स्टेट लेवल पे। तो ये जो है ऑर्डर दे सकते हैं इंटरनेट शटडाउन के। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, जजमेंट है, जो कि है अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 2020। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इंटरनेट शटडाउन जब होता है तो ये वॉयलेशन हो जाता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अंडर आर्टिकल 19(1)(a) में। लेकिन हमें पता है कि ये 19(1) जो है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आता है, ये आर्बिट्रेरी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं, इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी वॉयलेट करता है अगर ये आर्बिट्रेरी शटडाउन किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन 2007 जजमेंट विच रूल्ड सर्विस रेंडर्ड बाय लॉयर आर कवर्ड अंडर CPA 1986 रीएनेक्टेड इन 2019। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 का एक जजमेंट को रिवर्स कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि जो सर्विसेज हैं, लॉयर्स जो सर्विसेज देते हैं वो कवर्ड हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम इसका फंडामेंटल जान लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है ये इनेक्ट हुआ था 1986 में टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, आपने कोई भी, वो गुड्स हो सकता है या सर्विसेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपने कोई चीज़ कहीं से खरीदी, चाहे ऑफलाइन खरीदी या ऑफलाइन ली, और वो चीज़ आपके पास आ गई गलत, तो उस चीज़ में, उस केस में आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो 2019 वाला जो एक्ट था, इसने कंज्यूमर वर्ड को डिफाइन किया है कि अगर कोई इंसान कोई चीज़ खरीदता है, चाहे वो गुड्स है या सर्विसेज है, ऑनलाइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो मतलब इसमें जो है ऑनलाइन जो हम खरीदारी करते हैं उसको भी ऐड कर दिया गया है। ऑफलाइन तो है ही, साथ में अब ऑनलाइन भी कर दिया गया है 2019 एक्ट के तहत। इट डज़ नॉट इंक्लूड हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पजेज। तो इसमें जो है अगर कोई रीसेल कर रहा है कोई चीज़, तो वो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। कोई फ्रेश चीज़ है वही इसमें इंक्लूड की जाएगी। इस्टेब्लिश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एज एन एडवाइजरी काउंसिल। तो एक एडवाइजरी काउंसिल स्थापित की गई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि एडवाइस देगी प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के लिए। इट्स चेयरपर्सन शैल बी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो होंगे वो इसको चेयर करेंगे, इस काउंसिल को। फिर एक अथॉरिटी बनाई गई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो वही कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, प्रमोट करेगी और इन्फोर्स में लाएगी किस तरीके से कंज्यूमर राइट्स बचे रहें। इसका जो है एक चीफ कमिश्नर होगा और उसमें कुछ कमिश्नर्स होंगे, तो वही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। CCPA शैल हैव इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये इनके पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की, जो कि उसको हेड करेंगे डायरेक्टर जनरल, और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फिर डिस्प्यूट को किस तरीके से रिजॉल्व करना है उसके लिए मैकेनिज्म बनाया गया है, मीडिएशन सेल बनाया गया है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। प्रोटेक्ट लाइबिलिटी एक्शन अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने बेकार चीज़ भेजी है, या फिर मैन्युफैक्चर में कोई गलती हो गई है, सर्विस प्रोवाइडर से कुछ गलती हो गई है, तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये चीज़ है बताई गई है इसमें। फिर पेनल्टीज़ बताई गई हैं, कितने रुपए की पेनल्टीज़ लग सकती है, जैसे 10 लाख की तक पेनल्टी रख सकती है और हद से 2 साल की सज़ा हो सकती है। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंस फाइन में कुछ केसेस में 50 लाख तक का फाइन लग सकता है और 5 साल की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज लिस्टेड डाइवर्जन ऑफ फॉरेन फंड्स फॉर कैरिंग आउट एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और इंसाइटिंग मैलिशियस प्रोटेस्ट एंड रिलीजियस कन्वर्जन्स टू डिनाई और कैंसिल FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ NGO। तो MHA ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें कुछ ऐसे NGO थे जो कि कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, या फिर जो प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे थे, ज़बरदस्ती के प्रोटेस्ट करवा रहे थे, रिलीजियस कन्वर्जन करवा रहे थे, उनके लिए पैसा भेज रहे थे बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से। तो ऐसे NGOs को बंद कर दिया गया है और उन्हें लिस्ट कर दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड FCRA के बारे में हम जान लेते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में फॉरेनर्स एंटिटी डोनेट कर सकती है और डिलीवर और ट्रांसफ़र मेड बाई एनी फॉरेन सोर्सेज ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी। तो पैसे वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया में। FCRA इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है ये, सपोर्टेड बाई इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। तो फॉरेन फंड्स भेजने के लिए हमें प्रायर परमिशन चाहिए होगी, दैट रजिस्टर्ड विद मैंडेटरी आधार सबमिशन ऑफ एवरी ऑफिस बेयरर ऑफ NGO।
तो फॉरेन डोनेशन के लिए हमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और प्रॉपर अपना जो आधार कार्ड वगैरह है और ये सारी चीज़ें हैं वो जमा करनी पड़ेगी और प्रॉपर एक बैंक अकाउंट होगा उसके लिए जहाँ जिसमें से फॉरेन ट्रांसफ़र ही होंगे। और ये किन किन चीज़ों के लिए नहीं हो सकते फॉरेन फंड यूज़, किन किन चीज़ों के लिए नहीं यूज़ हो सकते, वो है इलेक्शन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, गवर्नमेंट सर्वेंट और जज यूज़ नहीं, मतलब FCRA नहीं ले सकते, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, मीडिया, ये सब लोग यूज़ नहीं कर सकते, कोई MP MLA MLC वगैरह हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक तरीके से पॉलिटिकल नेचर की है, वो इसका यूज़ नहीं कर सकती। FCRA अकाउंट जो है वो SBI ब्रांच में खुली, SBI बैंक के न्यू दिल्ली ब्रांच में खुल सकता है और उसी में ही सारा पैसा आएगा। No funds other than foreign contribution can be received or deposited in it and it can't be transferred to any other person or NGO। तो इसमें से ना तो कोई और पैसा आ सकता है, ना किसी और पर्पज़ के लिए ये पैसा यूज़ हो सकता है। जिस काम के लिए NGO बनी है उसी काम के लिए ये पैसा यूज़ होना चाहिए, ना ही ये किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना ही किसी और NGO को ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जिस चीज़ के लिए बना है उसी चीज़ के लिए इसका काम होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 साल के लिए होता है एंड NGO आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल एवरी 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 6 महीने के अंदर अंदर रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। रिडक्शन इन यूज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यूज़ ऑफ फंड इज लिमिटेड टू पर्पस फॉर विच इट वॉज रिसीव्ड विद द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20%, अर्लियर 50% टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो इसका जो फॉरेन फंड्स जो आते हैं इसका सिर्फ 20% तक यूज़ कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, ठीक है। पहले ये जो लिमिट थी वो 50% थी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट, तो इसकी जो है एक एनुअल रिपोर्ट जाती है गवर्नमेंट को कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, किन कामों के लिए यूज़ हुआ है, इन सब की एक रिपोर्ट जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, ये लागू हो चुका है और एक एक्ट था 1988 वाला, उसे रिपील कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट सर्विसेज विल बी अपॉइंटेड बाई हेड इंडिया पोस्ट। तो ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज है ये जो है रेगुलेशन बनाएगा किसके लिए कि कितना चार्ज रखेंगे, क्या क्या मतलब किस तरीके की सेल होगी, सप्लाई होगी पोस्टेज स्टैम्प पे, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड रेगुलेशंस बनाएगी। पावर टू इंटरसेप्ट पोस्टल आर्टिकल, गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट एन आर्टिकल ट्रांसमिटेड थ्रू इंडियन पोस्ट ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स इंक्लूड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी। मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पोस्टल आर्टिकल जो है गवर्नमेंट जो है वो उसे रोक सकती है, उसको ट्रैक कर सकती है। तो इन चीज़ों के लिए या सीज वगैरह के लिए गवर्नमेंट के पास ये पावर है। एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी, पोस्ट ऑफिस विल नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी विद रिगार्ड टू सर्विस एक्सेप्ट सच लाइबिलिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद रिगार्ड टू सर्विस प्रोवाइड बाई पोस्ट ऑफिस। देयर आर नो पेनल प्रोविजन प्रिस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट। इसमें कोई भी किस तरीके से किसको पेनलाइज करना है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है इस एक्ट में। पोस्टल सिस्टम जो है अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आ रहा है। पहली बार पोस्ट ऑफिस जो है 1727 में डलहौजी के टाइम पे पहली बार यूज़ किया गया था और पहला पोस्ट ऑफिस जो था वो कोलकाता में खोला गया था और फोर्ट विलियम में खोला गया था, ठीक है। ये था हमारी न्यूज़। साल भर के जितने भी बिल्स, एक्ट वगैरह आए हैं उन्हें हमने कवर कर लिया है और वीडियो लाइक करके जाना। थैंक यू।